एस बी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग, याद रखिए प्रेम प्रधान है। आई वेलकम यू ऑल। इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, ध्यान देना इस पे। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी एंड वेयर आर वी बिजी अबाउट। कहने की बात क्या है कि इट इज़ नॉट इनफ, ये भी नहीं कि अरे सर मैं बहुत बिजी हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो किस लिए बिजी है ना, कहाँ पर बिजी है। व्हाट आर वी बिजी, किस लिए बिजी हैं और कहाँ पर बिजी हैं, और उस बिजी रहने से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनके पास टाइम भी बिल्कुल नहीं होता है और वो बिजी भी कहीं ना कहीं नहीं होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बिजी उस जगह हुई है जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अभी ये नहीं अरे सर मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है मैंने पूछा नहीं और फिर मालूम पता चला कहाँ कहाँ बिजी थे वो, सोने में। तो इसीलिए इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, है ना। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट, किसके लिए हम बिजी हैं, समझ गए। उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, क्या हमारा, समझ गए ना। इस लाइन को समझने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि ये ज़रूरी नहीं है आपका बिजी होना, ज़रूरी है आप कहाँ पर बिजी हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रिसेंटली बिल्कुल आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये मैंने पढ़ा है आपको। इससे सीखते रहिएगा। मैंने अभी पिछले टॉपिक में, पिछली क्लास में बताया था ड्यूलिंगो के बारे में। सीखते रहिएगा, अच्छी भाषा है और अच्छा ऐप है। कोई ना एक, या फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा आप इससे सीख सकते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर कोई ये ड्यूलिंगो ऐप से कोई भी भाषा सीख सकता है। और अभी जिसने भी अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और साथ ही साथ लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मुझे आप पता लगेगा कि आप कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि यू कैन डू इट को देख लो, ये लोग डेली कमेंट करते हैं, चिताक्षी जी डेली कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ है। यू कैन डू इट, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने चूज़ किए, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया स्टार स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 24 अप्रैल का जितना करंट, टॉप करंट अफेयर था सारा कवर करेंगे, ठीक है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ध्यान दीजिएगा। ये कुछ टॉप टॉपिक्स ले लेते हैं। डीआरडीओ मोबाइल, मतलब समझ गए, कहने कहीं मोबाइल मतलब चलने फिरने वाली एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई है भाई, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया। टेस्टिंग लैब बनाएगी जिसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ले जा सकते हैं, है ना। कॉन्गजोम डे, कॉन्ग कॉन्ग कॉन्गजोम डे कॉमेमोरेट बाई मणिपुर। IIFT to manufacture and supply a nutrient-rich food. April 24 International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace. इस पर बहुत ज़्यादा एजेंडा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नए नए कार्टून बन रहे हैं, वो भी आगे आपको बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड पोर्टल लॉन्च। तनवेन तियानवेन वन चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटर मिनिस्टर मतलब समझ गए कि लॉकडाउन के दौरान एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो सारी चीज़ें कमेटी बनाई गई हैं, ठीक है। 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्स एडवांस मैपिंग टूल टू मैप नैनो मैकेनिकल मटेरियल, ठीक है। एक मतलब मैपिंग हो जाएगी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी उस मशीन को जो भी कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, तो उसका वो एक मैपिंग करने लगेगा 3D, ठीक है। नूर, ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली। आइए इन सारे टॉपिक को आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझते हैं। डीआरडीओ मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। आप देख रहे हैं ये कंटेनर टाइप के, ये पूरे पूरे बड़ी बड़ी लैब है, ठीक है। यानी कहीं भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ले जा सकते हैं। इसका ये जनरेटर है, पूरी लैब इससे ऑपरेट होगी। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं। 24 अप्रैल 2020 द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड मोबाइल COVID-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी फैसिलिटी। द फैसिलिटी इज कैपेबल ऑफ टेस्टिंग 1000 सैंपल इन अ डे। बहुत बढ़िया। प्लीज नोट इन मोबाइल वायरोलॉजी Research and Diagnostic Laboratory MVRDL was developed by DRDO in association with ESIC Hospital in Hyderabad. The laboratory was set up in 15 days and is of biosafety level 2. The biosafety level 3, it has been built by the compiling
ICMR एंड WHO बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड। मतलब कहीं ना कहीं बायो सेफ्टी के ध्यान रखते हुए ये सारी जो लैब है वो बनाई गई, मोबाइल लैब, ठीक है। What are the biosafety label? There are 4 biosafety labels, BSL followed in the Indian standard. The compiling with WHO guideline, WHO की गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए ही हमने सारा अपना बायोसेफ्टी लेवल को मेंटेन किया है। 4 तक, बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, बायोसेफ्टी लेवल 3 एंड 4। आइए थोड़ा सा इन सब के बारे में जान लेते हैं। ये बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3, 4 क्या है ये। सेफ्टी लेवल 1, द बायोसेफ्टी लेवल 1 लेबोरेटरी आर यूज टू स्टडी इन्फेक्शियस एजेंट, हाँ मतलब समझ रहे इस लैब में क्या होगा लेवल 1 में, टॉक्सिन, एंड दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट और डिज़ाइन फीचर, ठीक है। Biosafety level 2. The biosafety level 2 laboratory study a moderately infection agent. These laboratories should include hand wash sink, doors that close automatically and lock in a case of accident, and eye washing station, सब कुछ होगा इसमें लेवल 2 में। बायोसेफ्टी लेवल 3 में द BSL 3 laboratory should hold a controlled and directional airflow. They should have a equipment and a decontamination laboratory waste, incinerators based on a biological risk assessment। मतलब समझ गए, इस पर सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी जो भी कोई वेस्ट होता है ना, जैसे कि कोई कोविड-19 के 1000 टेस्ट हुए तो उनकी सारी सैंपल किट कहाँ जाएंगी। बायोसेफ्टी लेवल 3 में क्या होगा, उन सारे लेबोरेटरी वेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। इंसिनरेटर्स बेस्ड ऑन अ बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट के तहत ये सारी चीज़ें, मतलब उनको मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट का मतलब यही है कि सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। और लेवल 3 पर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेवल 4 की बात कर लेते हैं। जो लैब BS4 होगी, मतलब बायोसेफ्टी लेवल 4 होगी, लेबोरेटरी आर दोज दैट पोज हाई रिस्क ऑफ एरोसोल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। These examine life-threatening infection for which no vaccine are available. Significant training is required to assess these laboratory। कहने की बात क्या है कि बायोसेफ्टी लेवल 4 वाली जो भी चीज़ होगी, जैसे कि मोबाइल बैन ही ले, जो मोबाइल हमारी किट ये पूरा वो बनी है लैब, इसी की ले लो। बायोसेफ्टी लेवल 4 वाली जो लैब होगी उसमें उन वायरस की टेस्टिंग होगी जो लिविंग है और जिसमें जान जाने का खतरा है, ठीक है। तो उसके लिए बायोसेफ्टी लेवल 4 के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग और एक उसके पास एक स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो इस बायोसेफ्टी लेवल 4 में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुछ सेफ्टी लेवल्स हैं अकॉर्डिंग टू WHO। आइए आगे बढ़ते हैं। खोंगजोम डे कॉमेमोरेटेड बाय मणिपुर। आइए देख लेते क्यों मनाया जाता, किस लिए मनाया जाता, क्या कारण है। ऑन April 23 द स्टेट ऑफ मणिपुर के बारे में क्या है, एक होमवर्क बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सोचेंगे सर होमवर्क देते रहते हैं। होमवर्क ये है कि ये आपका दूसरा स्टेट बना कोविड फ्री, ठीक है। मणिपुर गोवा के बाद एक ऐसा दूसरा स्टेट बना जो कोविड-19 फ्री है। खोंगजोम डे, द डे इज मार्क्ड टू पे ट्रिब्यूट टू द वॉरियर हु फाइट इन 1891 इन एंग्लो मणिपुर वार। मतलब जो ये एक तरीके से ट्रिब्यूट है जो योद्धा 1891 में एंग्लो मणिपुर वार में जो लोग लड़े थे उनके लिए। एंग्लो मणिपुर वार क्या है? एंग्लो मणिपुर was an armed conflict between the British government and the Kingdom of मणिपुर। मणिपुर के जो राजा थे उनके बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हुई थी 1891 में। द war was fought between 31st March and 27th April in 1891. It resulted in a victory of British। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कहाँ तलवार और कहाँ उनके पास गन का मुकाबला कहाँ कर पाएगी तलवार, या तो तादाद ज़्यादा हो, ठीक है। तो ब्रिटिश की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। द वॉर हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर दैट फाइट अगेंस्ट 3 साइड ऑफ द ब्रिटिश अटैक। मतलब ये एक तरफ थे और ब्रिटिश ने यहाँ से भी इन्हें अटैक किया, यहाँ से भी अटैक किया, यहाँ से भी अटैक किया, ठीक है। फ्रॉम सिलचार, कोहिमा एंड म्यांमार, 3 जगह से इन सब के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। द बैटल वॉज फाउट एट खेवा हिल्स, ठीक है। याद रखिएगा कि जो
आपकी ब्रिटिश और जो मणिपुर के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई थी 1891 में, जिस जो मतलब कहाँ पर लड़ी गई थी, ठीक है ना, तो खेवा हिल्स पे लड़ी गई थी, एंड खेवा हिल्स ऑफ खोंगजोम इन मणिपुर, है ना। खोंगजोम जो है मणिपुर में एक जगह है, वहाँ पर जो खेवा हिल्स है वहाँ पर ही लड़ाई की गई थी, एंड हेंस द नेम खोंगजोम डे और खोंगजोम वॉर। खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ये बना है, आप देख रहे हैं, पूरा उन लोगों की याद में पूरा एक वगैरह पूरा पार्क टाइप का पूरा मेमोरियल बना रखा है इन्होंने। आइए देखते कैसा है। द कॉम्प्लेक्स इज अ हिस्टोरिकल साइट दैट होल्ड अ टॉलेस्ट टॉलेस्ट स्वॉर्ड स्टेच्यू इन द वर्ल्ड। मतलब पूरा स्वॉर्ड पूरा बना है, ठीक है, यहाँ भी कुछ डिफरेंट बना और यहाँ भी, ठीक है। आइए देखते हैं। द साइट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ द ब्रेव सोल हु फॉट इन द वॉर। जो लोग लड़े थे उनके लिए ये पूरी मेमोरियल तैयार की गई। द प्लेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिज्म अट्रैक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो जगह है, मेमोरियल है, खोंगजोम वार मेमोरियल है, जो ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। IIFT, इस पर थोड़ा सा लोड ज़्यादा आ रहा। IIFT टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री IIFPT operating under the Ministry of Food Processing Industry has been manufactured nutrient rich food for COVID-19 पेशेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोगों को क्या करना है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर, उनसे ये बोला गया कि जो कोविड-19 के पेशेंट है ना, उनके लिए आपको अलग से न्यूट्रिएंट रिच खाना बनाना है। मतलब जो भी चीज़ आप बनाएं, फूड बनाएं, वो न्यूट्रिएंट रिच हो। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बनी। द इंस्टीट्यूट इज सप्लाइंग अ ब्रेड लव्ड दैट एनरिच विद अ मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा जानते हैं आप? आपने देखा होगा, ड्रम स्टिक सुना, एक सब्जी होती बड़ी बड़ी ऐसी, है ना, लंबी लंबी, तो उसकी पत्तियाँ और वो उसका खुद का एक, अगर उसका पाउडर बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हेल्थ बेनिफिशियल रहता है। दैट हैज़ प्रोड्यूस वे प्रोटीन दैट constitute 9.8% of protein, 8.1% of fiber. Also, a immunity boosters such as a turmeric, garlic, ginger, pepper are added. ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी, ठीक है। The institute has also produced a rusk that consists of 12.85% protein and 10.61% of fiber, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कोविड-19 पेशेंट के लिए बनाई जाएंगी, क्योंकि जब उनके शरीर में विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं वायरस को मारने में वो सफल रहेंगे। द प्रोडक्ट आर बीइंग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाई FSSAI। IIFPT के बारे में जान लेते। द IIFPT वॉज इनिशियली कॉल्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, पहले इसको क्या कहा जाता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इट वॉज फाउंडेड एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इन 1967। रिसर्च के लिए इसको फाउंड किया गया था कि इसमें सारी, इनसे एग्रीकल्चर की जो क्रॉप है, तो क्रॉप रिलेटेड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, उसकी सारी रिसर्च हुआ करेगी, मेनली फॉर राइस, और ज़्यादातर किसके लिए, राइस के लिए। लेटर इन 1972 के बाद क्या हुआ, द इंस्टीट्यूट गॉट अपग्रेडेड बाई अ पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर। फाइनली 2008 the institute became a national institute and was renamed as Indian Institute of Crop Processing Technology and now called IIFT, ठीक है। ये देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब ज़रूरी है जो 24 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड अ डिप्लोमेसी फॉर पीस, इसमें हुआ क्या, देख रहे हैं, इतने सारे कार्टून बने, कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में ही बहुत सारी चीज़ें थी कि सारा UN एक तरफ, सारा अमेरिका एक तरफ, कुछ भी होगा अमेरिका फर्स्ट, है ना। इस तरीके से WHO बहुत सारे दबाव भी बनाए गए, सारी चीज़ें हैं कि आप और सारे देशों की फार्मा इंडस्ट्री पे फोकस ना करके आप जो भी मेडिसिन किसी भी देश को सजेस्ट करें, वो हमसे सजेस्ट करें कि USA से लें। तो सारी चीज़ें आएंगी, देखते हैं इसमें क्या हुआ क्या नहीं। एवरी ईयर April 24 is marked as the International Day of Multilateralism and a Diplomacy for Peace। कहीं ना कहीं हर चीज़ जो भी होगी वो शांति को मद्देनजर रखते हुए एक तरीके से सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और
उसे बोला जाएगा कि जो भी हो ऐसी चीज़ मतलब जिसका पूरा किसी भी देश पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, शांति रहे, ठीक है ना, चाहे वो नाटो पावर हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2019 24 अप्रैल से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। प्लीज नोट इट, द डे इज मार्क्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूएन। देखिए छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि यूएन के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यूएन के पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी संस्था है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको ज़्यादातर लोग हल्के में लेते हैं, है ना। सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, देखो आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाता हूँ यूएन के ऊपर, है ना। यूएन के पास पावर तो बहुत है, पर बहुत कम देश हैं जो इसकी पावर को मानते हैं और जिसकी कही हुई बात को मानते हैं। इट्स एम टू preserve the value of international cooperation and multilateralism based on which the UN Charter 2030 Sustainable Development Goal are framed। मतलब कहीं ना कहीं इसका मेन मकसद ये था, मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम सब पर ध्यान दें, ठीक है ना, है ना। इसका मेन एम था क्या था कि 2030 तक हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हर देश सुख संपन्न रहे, है ना, जिसमें क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, समझ गए, सारे लोगों का विकास हो, ठीक है। ऑल्सो द डे इज मार्क टू प्रमोट अ सपोर्ट एंड 3 पिलर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से अगर बोला जाए, यूनाइटेड नेशन के जो 3 पिलर उनको भी सपोर्ट करने के लिए भी ये मनाया जाता है, ठीक है। द डे इज ऑल्सो प्रमोट द सपोर्ट 3 पिलर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, दे आर द पीस, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। कहने की बात क्या है, जो यूनाइटेड नेशन के 3 पिलर उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ मनाया जाता है ना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का मेन एम क्या है, शांति रहे, हर देश में सिक्योरिटी रहे और हर देश का जो ह्यूमन राइट है उसको कोई तकलीफ ना हो। बट सारी चीज़ें एक तरफ हो गई, क्योंकि देखिए अमेरिका के इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी कोई भी जो स्पीच थी उसमें सब चीज़ें यही बोलेंगी कि अमेरिका फर्स्ट। आइए बैकग्राउंड के बारे में देख लेते क्या है। यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर बेस्ड ऑन द सेंट्रल मिशन विच इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। 2020 में से क्या हुआ, इन दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी पीस कंसिडर्ड कोविड-19 एज अ बिगेस्ट चैलेंज सिंस द वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद कोविड-19 जो सबसे बड़ा चैलेंज बना इन लोगों के लिए। क्या रहा, दिस ईयर द डे इज बीइंग मार्क्ड टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म टू विन ओवर द combat against COVID-19. This is to be achieved by identify common opportunities of the country। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो यही है ना कि जब जैसे यूएन का क्या मेन मुद्दा है कि सारे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत ही मतलब समझ गए कि कोई एक कदम उठाएं, हाँ। बट क्या हो रहा है इस टाइम, क्या हो रहा है कि सारे देश क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर ना लड़के, एक साथ मिलकर लड़ने की रणनीतियां तो बन रही हैं और एक साथ मिलकर लड़ने की दिखावा तो हो रहा है, पर अगर सही में देखा जाए तो सारे देश अपना अपना लड़ रहे हैं, है ना, कि वो अपना कोशिश कर रहे हैं, वो अपना कोशिश कर रहे हैं। हाँ ऐसा लग तो रहा है, जैसे इंडिया ने कई बार बहुत सारे आप मीटिंग्स पढ़ेंगी जिसमें सारे देश मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं, बट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो इस प्रोग्राम पे ध्यान ना देकर जो उनके यहाँ पर्सनल प्रोग्राम चल रहे हैं हर कंट्री में, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तभी इन सब चीज़ों का रिजल्ट निकलेगा जब सारे लोग मिलकर लड़ाई करेंगे, ठीक है। होगा थोड़ा टाइम लगेगा। आइए, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड पोर्टल लॉन्च। नेशनल पंचायत राज डे था 24 अप्रैल को, आइए देख लेते क्या है। ऑन 24 अप्रैल 2020 पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड सेकंड पोर्टल टू एक्सेलरेट द पीस ऑफ डेवलपमेंट इन विलेज। कहीं ना कहीं गांव में थोड़ी सी सुख शांति रहे, उसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया। प्लीज नोटेड द एप्लीकेशन विल हेल्प पंचायत टू कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अ विलेज। अब जैसे कि जो एप्लीकेशन बना है इससे क्या रहेगा कि मतलब गांव में जो एक कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, कि पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, पानी और इन सब रहने की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था की जाएगी। इट विल एक्सेलरेट प्रोजेक्ट इन द विलेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लानिंग टू कंप्लीशन। मतलब पहले पूरी प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद उस पर फोकस किया जाएगा। द स्वामित्व योजना विल यूज ड्रोन टू मैप आ प्रॉपर्टीज इन अ विलेज। मतलब कहीं ना कहीं इसमें ड्रोन का यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ बननी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं, ठीक है ना। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द डिसरप्ट ओवर अ प्रॉपर्टी। द पोर्टल विल हेल्प द विलेजर टू ऑब्टेन देयर लोन एंड ईजिली फ्रॉम द बैंक।
और इस पोर्टल के तहत वो जैसे गांव में अगर वो चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट करना या चाहते हैं कुछ अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना कुछ भी, तो जो गांव वाले हैं उनको इस योजना के तहत बैंक से लोन भी बहुत आसानी से मिलेगा। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। द पोर्टल विल एक्ट एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रूरल एरियाज will be founded in e-स्वराज वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। जितनी भी ग्राम पंचायत से लेकर जितनी विलेज के डेवलपमेंट से लेकर जो भी चीज़ होगी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन और इस पोर्टल पर मिलेगी। ठीक है, स्वामित्व स्कीम देख लेते हैं क्या है स्वामित्व स्कीम के बारे में। द स्कीम एम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन टू रूरल इंडिया। कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी इस स्कीम का मेन एम क्या है कि कहीं ना कहीं रूरल जो एरियाज हैं और जो एक तरीके से जो गांव वाले एरिया हैं उनमें अच्छे से विकास हो पाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिमार्केट द लैंड द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज is to use a drone technology. The minister is to be joined the state revenue department, Panchayati Raj department and survey of India. The scheme is to be initially launched in 6 state, थोड़ा सा इधर आ गया है। The initially to 6 state में इसको पहले अप्रोच किया गया, लॉन्च किया गया, नेमली कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। ये जो आपके स्वामित्व स्कीम है उसको 6 स्टेट में सबसे पहले अप्लाई किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, टुडे डिस्कशन विद अ पंचायत सरपंच वॉज वेरी इंसाइटफुल। दे शेयर्ड देयर स्ट्रेटजी टू फाइट COVID-19. सैल्यूट ऑल सरपंच ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट इन दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड की बात कर लेते। द इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर टू सेलिब्रेट पंचायती राज डे। पंचायती राज डे मनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एक तरीके से बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक तरीके से गिफ्ट था, है ना। अब जैसे क्या होता था, कई बार सारे सरपंच को, सारे जितने भी होते थे उन सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ता था, फिर वहाँ से मिनिस्टर आते थे, मीटिंग होती थी, तो टाइम बहुत वेस्ट होता। अब क्या, अपने घर पे ही आप पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं और सारी चीज़ें आप जितनी बात है सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तियानवेन-1 चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। 24 अप्रैल 2020 द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, ध्यान दीजिएगा इस पर, नासा और ये हो गया। अब इस चाइना क्या है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेम इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन एज अ तियानवेन-1, जिनका फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन उसका क्या नाम रखा था, तियानवेन-1। The Chinese National Space Administration also announced that henceforth all the planetary mission that had been named तियानवेन series, आने वाले टाइम में जो भी प्लानिटरी मिशन होगा उन सब का जो नाम रखेंगे और वो सब सीरीज़ किसमें, तियानवेन-1, तियानवेन-2, तियानवेन-3 ऐसे उसको लॉन्च करेंगे। बस उसके मिशन क्या होते रहेंगे, चेंज क्या होते रहेंगे, नाम वही रहेगा, तियानवेन सीरीज नाम रहेगा जो भी प्लानिटरी मिशन रहेंगे उनके। तो ठीक है, द अनाउंसमेंट कम ऑन 24 अप्रैल। China has been celebrating its नेशनल स्पेस डे ऑन 24 अप्रैल। याद रखिए, चाइना अपना नेशनल स्पेस डे 24 अप्रैल को मनाता है। कब से, 2016 से। नेशनल स्पेस डे ऑफ चाइना। चाइना सेलिब्रेट इट्स नेशनल स्पेस डे टू मार्क द फर्स्ट लॉन्च ऑफ इट्स सैटेलाइट डोंगफेंग-1। डोंगफेंग-1 मतलब डोंगफेंग-1 जो पहली सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च की, उस दिन को दिमाग करते हुए ये चाइना स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे ऑफ चाइना मनाते हैं। ठीक है, आइए तियानवेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते क्या है। तियानवेन मीन्स अ हेवनली क्वेश्चन। द चाइनीज मार्स मिशन इंक्लूड ऑर्बिटिंग, लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द मार्स प्लैनेट। और जो तियानवेन का मेन एम क्या है कि उसके आसपास एक तो चक्कर लगाना, ठीक है ना, उस पर लैंडिंग करना, और जो रोवर इनका रहेगा जो उसमें पहिए वगैरह लगे होंगे जो उस पूरी मार्स की सतह पर घूमेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा और इमेजेस भेजेगा। ठीक है ना। Earlier in 2011, China attempted to send its exploratory probe called a Yinghuo-1 in a Russian spacecraft. However, the spacecraft was declared lost after it burned during its re-entry. कहने की बात क्या है कि जब रशियन एयरक्राफ्ट इन्होंने यूज़ किया तो फिर एयरक्राफ्ट पूरा, मतलब स्पेस जब वो
आगे पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ से छोड़ा, जब वो आगे एंट्री लिया तब वो पूरा जल गया था, उसी के तहत इनकी सैटेलाइट भी जल गई थी। तो इनका पहला जो मिशन था वो फेल हो गया था। वर्ल्ड मास मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी मिशन हैं किस किस ने अकम्प्लिश किए हैं, किस किस ने क्या क्या किया है। सो फॉर कंट्रीज सच एज इंडिया, प्राउड, रशिया, यूरोपियन यूनियन एंड अ यूनाइटेड स्टेट हैव सक्सेसफुली succeeded in sending mission to Mars. India Mars mission was named as Mangalyaan. It was launched in 2013 by ISRO. India was the fourth country in the world to reach Mars after Russia, USA and European Union. बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम इन सब के बाद चौथे नंबर पर मार्स पर हमने अपना मिशन जो है वो एकम्प्लिश किया। ठीक है, उसका क्या नाम था? मंगलयान। कब लॉन्च किया गया? 2013 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। ठीक है। इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ आइए देखते हैं। अप्रैल 24, 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी टू असेस वायलेशन ऑफ लॉकडाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। जिस हिसाब से जो अगर देखा जा रहा है वायलेशन हो रहा है स्टेट्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक कमेटी बना दी गई जिससे क्या होगा, जो लॉकडाउन के टाइम जो वायलेशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। ठीक है। प्लीज नोट इट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड देयर इंटरमिनिस्ट्रियल टीम, 2 टीम फॉर गुजरात एंड 1 टीम फॉर तमिलनाडु एंड 1 टीम फॉर तेलंगाना एंड 1 टीम फॉर महाराष्ट्र। टोटल 3, 2, 5 टीमें बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, कोविड-19 के तहत जो भी वायलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। द टीम विल मेक एन ऑन स्पॉट असेसमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉकडाउन इन द कंट्री। जो भी रोल उठाया जाएगा, जो भी उनके द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा, उस पर कोई सोच विचार नहीं होगा, ऑन द स्पॉट होगा। जो कमेटी बनाई गई है, ये 5 कमेटियां बनाई गई, ये सारा एक्शन अगर कोई वायलेशन करता है लॉकडाउन का तो उसके लिए ऑन द स्पॉट उनके लिए पूरा समझ गए एक कदम उठाया जाएगा। द कमेटी are to be focused on the range of issues that include the implementation of lockdown measure under disaster management 2005. The union government had formed the interministerial committee for the same purpose 6 days ago. The committee formed then is to report a violation in the state of Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan and Maharashtra. मतलब जो भी वायलेशन हुआ उसको रिपोर्ट भी करना है आगे कि किस तरीके से क्या वायलेशन हुआ और इसका क्या सुधार हो सकता है। ठीक है। लेजिस्लेशन की बात कर लेते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है इस पर, क्या है क्या नहीं, देख लेते हैं। द कमेटी हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन ऑफ 35 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सेक्शन 35(1) एम्पावर द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक ऑल द मेजर दैट फील इज इम्पॉर्टेंट। 35(1) के तहत क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट की सारी पावर है, उससे जो लगता है, अगर उसे लगता है कि ये चीज़ सही है तो उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर सकती है। ठीक है। द एक्ट एम्पावर द यूनियन गवर्नमेंट टू डिप्लॉय मिलिट्री और अ पैरामिलिट्री फोर्स इन ऑर्डर टू एनफोर्स अ गाइडलाइन इशू अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो गाइडलाइन निकली और अगर उनको लोग फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट चाहे तो मिलिट्री भी बुला सकती है, पैरामिलिट्री फोर्स भी बुला सकती है वो सारे ऑर्डर मनवाने के लिए। ठीक है। द सेक्शन एम्पावर द अरेस्ट ऑफ स्टेट ऑफिशियल इफ ही और सी डज नॉट कोऑपरेट विद टू कंपाइल विद द डायरेक्टिव। कहने की बात क्या है कि इस सेक्शन के तहत लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो ये अभी कमेटी बनाई गई है, काश ये बहुत पहले बना दी जाती तो शायद रिजल्ट जो है वो काम में कंट्रोल में आ जाते। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अच्छा किया। आइए, नेशनल पंचायत राज डे। Every year, Indian government celebrate April 24 as a National Panchayat Raj Day. The day is also called the National Local Self-Government Day. Please note it, the National Panchayat Raj Day was first declared by the PM Modi in 2010. The day is being marked every year by the Ministry of Panchayat Raj. ठीक है। Why April 24? आइए देख लेते ये भी है। The 73rd Constitutional Amendment came into effect on अप्रैल 24। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट सुधार लाया गया, 73rd सुधार लाया गया। कब? अप्रैल 24 को, इसीलिए इसके दिन मनाया जाने लगा था। अमेंडमेंट गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम। और जब उसमें जो अमेंडमेंट आया, बदलाव आया, सुधार आया, तब कॉन्स्टिट्यूशन में एक पंचायती राज सिस्टम को एक अलग ही स्टेटस दे दिया गया। ठीक है। जिससे क्या हो
कि गांव वगैरह में अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, 2020 की बात कर लेते हैं। नेशनल पंचायत राज डे जो सेलिब्रेट किया गया 24 अप्रैल को, क्या हुआ क्या नहीं। इन दिस ईयर 2020 ऑन द ईव ऑफ event of National Panchayati Raj Day, PM Modi launched a e-Gram Swaraj application and a portal. Also, he launched a Swamitva scheme to integrate land and reduce land dispute. ठीक है, the scheme was launched in 6 states as we know earlier. The portal and application were launched to develop the village in the country. Also, the Ministry of Panchayati Raj present the following award for the best performance पंचायत। और जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज सिस्टम हैं, जिन्होंने जो मिनिस्टर हैं इसके, तो उन्होंने क्या ये भी घोषणा की है कि अवार्ड देने, बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को अवार्ड भी मिलेगा। आइए देख लेते हैं क्या है। ई पंचायत पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये कुछ पुरस्कार, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो जिसका जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको उतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है ना। ई पंचायत पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। और इन सब की एक अलग ही गाइडलाइन रहेगी। अगर जो इस गाइडलाइन में जो पंचायत फिट रहेगी उसको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलेगा। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप एडवांस मैपिंग टूल टू मैप अ नैनो मैकेनिकल मटेरियल। मतलब समझ गया, आपने मूवी में देखा होगा कि हाँ उसको एक ऑर्डर दे दिया, मशीन को ऑब्जेक्ट दे दिए, तो एक ऐसी जगह होती पूरी, तो वहाँ पूरा एक 3D मॉडल बन के तैयार हो जाता। तो ऐसा ही कुछ है। द एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर अ मेटलर्जी एंड अ न्यू मटेरियल ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ नैनो बिल्ट 3D। एक स्ट्रक्चर है ना, जो मशीन के द्वारा बनाया गया है। नैनो पूरा 3D है ये। प्लीज नोटेड द नैनो बिल्ट 3D इज अ टूल दैट इज यूज टू मैपिंग नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको किस में यूज़ किया जाएगा? जो ये टूल इन्होंने बनाया है, पूरा 3D टूल है पूरा, इसको इन्होंने किस में बनाया? इसका नाम 3D क्यों रखा? क्योंकि जो भी ये सब्जेक्ट और जो इसको काम दिया जाएगा, जो भी ये ड्राइंग करेगा, मेन मकसद मैपिंग का मतलब ड्राइंग करेगा, तो पूरा वो 3D होगा। द टूल शैल बी यूज टू मैप अ नैनो मटेरियल सच एज मल्टी फेज एलॉय एंड मल्टी लेयर कोटिंग एंड कंपोजिशन। तो कहीं ना कहीं जो ये नैनो बिल्ट 3D है, नाम इसका 3D रखा गया, तो 3D ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करेगा। अबाउट द मैपिंग के बारे में जान लेते। द मैपिंग टूल ऑफर मोर देन 1000 डेटा पॉइंट्स। द डेटा इज प्रोसीड यूजिंग अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, है ना। तो मशीन की जो एल्गोरिथम होगी उसको यूज करके ये 3D मैपिंग करेगा। द मैपिंग इज डन थ्रू द नैनो indentation test. These tests are conducted at a speed where a testing and a indent take less than a second. बिल्कुल, based on a indentations of the material, the tool measure the hardness and elastic module of the material. और जो टूल है वो सारी चीज़ें देखेगा कि नैनो बिल्ट 3D कि इसका पूरा इलास्टिसिटी कैसी है, हार्डनेस कैसी, उसके बाद वो जाके मैपिंग करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हाई, इसके बाद जो भी चीज़ होगी कैसे बताएगा, है ना। जो भी चीज़ जो उसको बताई जाएगी काम करने को, जो ये आपका है टूल है नैनो बिल्ट 3D, किस तरीके से हाई स्पीड मैपिंग करेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेगा? डीकन्वोल्यूशन करेगा, बताएगा कि मैकेनिकल फेज मैप क्या, कि इसमें कितना ज़्यादा क्या है, ऑक्साइड कितना है, बीटा, और ये सारी चीज़ें, हार्डनेस वगैरह सब कुछ बताएगा एक पर्टिकुलर मैटर की। उसके बाद ये जाके एक 3D मैपिंग करेगा उस पूरे ऑब्जेक्ट की, कि इस तरीके से इसमें यहाँ पर हार्डनेस प्रेजेंट है, इस तरीके यहाँ पर इसकी सॉफ्टनेस प्रेजेंट है, इस तरीके यहाँ पर ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा जो भी हम आगे वाले टाइम में मटेरियल बना रहे हैं, जो हमने टेस्ट किया इस टूल के माध्यम से, तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, आइए बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द टूल कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी लिंकेज। दिस कैन हेल्प टू डेवलप अ हायरार्किकल मटेरियल, मतलब हायरार्किकल मटेरियल मतलब जिनका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, 3D मॉडल टाइप बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है। दिस इज टर्न हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपनसेशनल मटेरियल इंजीनियरिंग, ICME। इसका जिक्र हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ICME, it is an approach to understand how material structure are produced, how these structure give rise a material property, and finally how to select ideal material for an application। कहने की बात क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ICME, इंटीग्रेटेड कंप्यूटेशनल मटेरियल इंजीनियरिंग, कि मतलब
इसका अप्रोच क्या रहता है कि मटेरियल स्ट्रक्चर पर, है ना, जो भी हम बना रहे हैं, हाउ दिस स्ट्रक्चर गिव राइज मटेरियल प्रॉपर्टी, और जो भी चीज़ हम बता रहे हैं बना रहे हैं उसको कितनी इलास्टिसिटी मिलेगी, कितनी हार्डनेस मिलेगी, ठीक है ना। और इसकी माध्यम से क्या होगा, जो भी हम लोग नई चीज़ बनाई है ये ICME ने, और क्या डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जो ये टूल बनाए गए 3D टूल, तो इससे क्या रहेगा कि जो भी हम आने वाले टाइम में जो चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लो कोई ब्रिज हुआ, कोई गन हुई, कोई भी चीज़ हुआ, तो इससे क्या रहेगा, हम पता कर पाएंगे कि उसकी उसकी मतलब क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, जिससे क्या रहे कि हम आइडियल मटेरियल सेलेक्ट कर पाएँ जो भी हम आने वाले टाइम में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हार्डनेस बताया, मैकेनिकल फेस बताया कि इस ऑब्जेक्ट का क्या है क्या नहीं, तो नैनो बिल्ड्स 3D टूल बहुत बढ़िया है और आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कई बार क्या होता है कि हम बिना इसकी 3D मैपिंग के, बिना 3D मैपिंग के किए हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बना देते, मान लीजिए गन ले लिया, ठीक है ना, पुल हो गए, पुल बना दिए, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ, तो उससे क्या रहता है, हमें उसकी हार्डनेस का नहीं पता चलता है और हम अंदाजन उस पर जैसे कि इतने टन वजन झेल सकता है। बट अगर इस टूल का यूज़ किया जाएगा तो हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा जरूर लगा पाएंगे कि इस पर कितना टन का यूज़ किया सकता है। अब जैसे गन कोई बनाई तो भी पता चल सकता है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हम करेंगे वो इतना प्रेशर झेल सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ गन होती हैं वो एक साथ, अगर उससे एक साथ 100-200 फायर एक साथ कर दो तो जो उनका जो आगे का लोहा होता है, जो भी मटेरियल उसमें यूज़ किया है, वो उसमें क्रैक आ जाता है। तो अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम डिफरेंट तरीके के एलॉय या डिफरेंट तरीके के मटेरियल टेस्ट करेंगे तो हमें उनका प्रेशर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस पता चलती रहेगी, तो आने वाले टाइम में उनसे बेनिफिट होगा। नूर की बात कर लेते हैं। ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली। आइए देख लेते हैं कि ईरान रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। द सैटेलाइट इज टू ऑर्बिट 425 किलोमीटर। दिस हैज इंक्रीज द टेंशन बिटवीन US एंड ईरान एडमिट्स COVID-19 क्राइसिस। कहीं ना कहीं टेंशन बन गई इन दोनों देशों के बीच में, है ना, COVID-19 की क्राइसिस को भी मद्देनजर रखते हुए कि जो नूर लॉन्च की गई है। नूर का मतलब कहीं ना कहीं आँख होती है ना, कि रोशनी और कहीं ना कहीं देखने का तजुर्बा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने से ही रिलेटेड होती हैं। तो मिलिट्री लॉन्च की कर दी गई है ईरान की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। आइए प्लीज़ नोट इट। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC launched a satellite. Iran has used a gazed or messenger satellite launch to put the satellite in its orbit. Tension increased when countries learned that a technology used to launch the satellite was previously unheard and it is used both solid and liquid fuel. टेंशन तब बनी जब लोगों ने जो उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता किया कि अरे, टेंशन इंक्रीज व्हेन कंट्रीज लर्न दैट टेक्नोलॉजी यूज्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट वाज प्रीवियसली अनहर्ड। और इससे पहले इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में कभी नहीं यूज़ किया था। एज इट यूज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, और इस सैटेलाइट में और ये पूरा लॉन्च करने में इन्होंने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का दोनों का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो जो US है वो सोच रहा है अरे हम नहीं कर पाए, ये इन्होंने कैसे कर दिया, तो इसलिए उनके बीच में US को हमेशा कोई भी चीज़ हो तो US को टेंशन हो ही जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड सॉरी मैं वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा आई एम नॉट फील वेल, सो दैट्स वाई। खैर कोई भी बात, सारी बातों को साइड रखते हुए आपको डेटा मिला। हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।